A very good morning, student. So, again, we continue our chapter number 5, that is Principle of Inheritance and Variation. Okay, in this video, our topic is pedigree analysis. Okay, so let's start today's topic. देखिए स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है दैट इज़ पेडिग्री एनालिसिस, ये किसके अंदर आता है? आपके जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर। अब ये जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है? तो जैसे कि नाम देख रहे हैं उसी से हमको समझ आ रहा है डिसऑर्डर यानी क्या होता है। जब भी कोई डिजीज़ की बात करते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई एबनॉर्मेलिटी, तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? डिसऑर्डर। ओके, और जेनेटिक वर्ड जो है वो कब यूज़ होता है? जब जीन से रिलेटेड चीज़ें, जैसे जेनेटिक में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। ओके, तो ऐसा डिसऑर्डर जो कि जीन्स के थ्रू क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, उसको हम क्या कह रहे हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर। अब जीन्स के थ्रू डिजीज़ कैसे ट्रांसफ़र हो रही है? तो हम सभी को पता है कि हेरिडिटी में क्या होता है, इनहेरिटेंस में क्या होता है ना। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो क्रोमोसोम मिल रहे हैं, उन क्रोमोसोम में अगर कोई डिजीज़ है तो उसके थ्रू वो डिज़ीज़ जो है वो उनके ऑफस्प्रिंग में चली जा रही है ना। तो जेनेटिकली ही तो जा रही है, क्योंकि डिज़ीज़ जो होगा वो किस में होगा? जीन में ही होगा। और वो डिज़ीज़ को जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या कर ले रहा है? इनहेरिट कर ले रहा है। ओके, तो ऐसे जो डिज़ीज़ होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। ओके, तो उन्हीं के बारे में स्टडी करने के लिए किसकी यूज़ होता है? पेडिग्री एनालिसिस का यूज़ होता है कि कौन से जनरेशन में डिसऑर्डर है, क्या है, कैसा है, कब से ये डिसऑर्डर चला आ रहा है, मतलब उनके कितने जो डिसऑर्डर है वो उसका ओरिजिन कब हुआ था, उनके एंसेस्टर में कब से ये डिसऑर्डर चला आ रहा है ना। तो इन सब चीज़ों की स्टडी करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? पेडिग्री एनालिसिस का। तो चलिए रीड कर लेते हैं। The idea that disorders are inherited has been prevailing in the human society since long. This was based on heritability of certain characteristics featured in families. तो ये बता रहे हैं कि ये जो डिजीजेज हैं ये कैसे हो रहे हैं? इनहेरिट हो रहे हैं। ओके, पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही नहीं है। After the rediscovery of Mendel's work, the practice of analyzing inheritance pattern of trait in human beings began. तो बता रहे हैं जब मेंडल ने अपने जो भी उन्होंने लॉज वगैरह निकाले थे उनका रीडिस्कवरी किया है ना, तो उसमें ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा पता चला, लेकिन वो क्या बोलते हैं ह्यूमन बींग्स में उतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था। ओके, तो देखिए आपका जो मेन चीज़ है मैं उसको बताती हूँ आपको इसमें। तो क्या लिखा है यहाँ पे? Since it is evident that control crosses that can be performed in pea plant or some other organism are not possible in case of human beings. तो ये बता रहे हैं कि वो एविडेंस है कि पी प्लांट में जो क्रॉसिंग करवाई गई थी, जो कंट्रोल क्रॉसिंग करवाई गई थी, वो ह्यूमन बींग्स में उतनी ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। ओके, देन study of the family history about inheritance of particular trait provides an alternative. Such an analysis of trait in several or generations of a family is called pedigree analysis. तो pedigree analysis किसको कहते हैं? जो फैमिली की हिस्ट्री की जो स्टडी होती है, तो फैमिली की हिस्ट्री की स्टडी मतलब इधर उधर की स्टडी नहीं, जेनेटिकली जो स्टडी होती है उसके बाद उसको जो हम एनालाइज करते हैं, उन ट्रेट्स को जो एनालाइज करते हैं अलग अलग जनरेशन्स में, उसको हम क्या कहते हैं? पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। ओके, in the pedigree analysis the inheritance of particular trait is represented in the family tree over generation. फिर बता रहे पेडिग्री एनालिसिस में जो भी ट्रेट इनहेरिट हुए हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एक ट्री बना के रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब एक जनरेशन ट्री बनती है। जनरेशन ट्री मतलब क्या बताना चाह रहे हैं? जैसे कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके दादा दादी जी है ना, उसके बाद आपके मम्मी पापा आए, फिर आप आए, फिर आपकी आगे की जनरेशन बढ़ेगी, तो इसको एक ट्री के थ्रू क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं ट्री बना के। तो उसको हम क्या कहते हैं? मतलब उसमें हम क्या बताते हैं? पूरा एक पेडिग्री एनालिसिस को शो करते हैं। ओके, in human genetics pedigree study provides a strong tool which is utilized to trace the inheritance of specific trait, abnormality और disease. फिर वही बता रहा है कि ह्यूमन जेनेटिक में ये जो पेडिग्री की स्टडी है ये एक बहुत ही अच्छा टूल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है। किस बेसिस पे? जो भी एबनॉर्मेलिटी या डिजीज़ आ रही है उसको पता करने के लिए, ठीक है ना, कि ये डिज़ीज़ कब से होते हुए आ रही है, इस डिज़ीज़ में और कितने लोग अफेक्ट हो सकते हैं, इस डिज़ीज़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो देखिए मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ। चलिए पहले हम ये जो पेडिग्री चार्ट है इसको कैसे डिनोट करते हैं उसको देख लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है आपको। स्क्वायर से हम किसको डिनोट करते हैं? मेल को। फीमेल को हम करते हैं सर्कल से डिनोट। और जो सेक्स अनस्पेसिफाइड है, मतलब जिसका जेंडर समझ में आता है कि मेल है फीमेल, तो उसको हम कैसे इस तरह से डिनोट करेंगे। ओके,
देन अफेक्टेड जो इंडिविजुअल हैं वो कैसे दिखाई देंगे, रेड कलर के दिखाई देंगे, क्योंकि वो डेंजर हैं थोड़े, दैट्स वाई उनको रेड कलर से डिनोट करें। और जब मेल और फीमेल में मीटिंग होगा तो एक सिंगल लाइन को खींच देते हैं, ठीक है ना, जैसे कि ये मेल है ये फीमेल है तो इनके बीच में मीटिंग हो रहा है तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे। देन मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, अब रिलेटिव्स के बीच में मीटिंग हो रही है, जैसे आपको पता है जैसे मैरिज वगैरह होता है तो रिलेटिव्स के बीच में मैरिज हो जाता है ना, तो उनके बीच में अगर मीटिंग होगी तो उसको हम 2 अंडरलाइन से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे आपको पूरा जनरेशन दिखा रहा है पेरेंट्स का, मतलब ये ऊपर पेरेंट्स है और ये नीचे क्या है उनके ऑफस्प्रिंग है, ओके, तो इस चीज़ को दिखा रहा है। अब उसके बाद नीचे देखिए आप, यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि मीटिंग के बाद जो ऑफस्प्रिंग हुआ वो कैसा हुआ, अफेक्टेड हुआ। और ये जो ऑफस्प्रिंग है ये कौन होगा, ये मेल होगा, क्योंकि वो किससे दिख रहा है हमको, स्क्वायर से, तो हमको तो ये तो पता है कि स्क्वायर से किसको दिखाते हैं, हम मेल को दिखाते हैं। और 5 अनएफेक्टेड स्पीशीज़ को दिखाने के लिए हम इस तरह से स्ट्रक्चर डिनोट करते हैं, इसमें 5 लिख देंगे, ठीक है। तो इसका ये सिंबल जो है ये क्या दिखाई देता है, 5 अनएफेक्टेड ऑफस्प्रिंग को दिखाता है। तो आपको ये जो सिंबल्स जो यहाँ पे दिए हुए हैं ये आपको याद होना चाहिए कि मेल को स्क्वायर से दिखाएंगे, फीमेल को सर्कल से दिखाएंगे, और जो सेक्स अनस्पेसिफाइड है उसको हम स्क्वायर को थोड़ा टेढ़ा करके कह सकते हो आप, उस तरह से दिखाएंगे, ठीक है ना। अफेक्टेड इंडिविजुअल जो है वो रेड कलर में दिखेंगे, मीटिंग होगा तो उनके बीच में एक लाइन दिखा देंगे, रिलेटिव के बीच में मीटिंग होगा तो उनके बीच में 2 लाइन खींच देंगे, है ना। और पेरेंट्स और चिल्ड्रन को कैसे दिखा रहे हैं आप देख सकते हो, इसमें क्या लिखा है, इन ऑर्डर ऑफ बर्थ लेफ्ट टू राइट। देखिए क्या बता रहे हैं, इन ऑर्डर ऑफ बर्थ लेफ्ट टू राइट। तो ये जो ऑफस्प्रिंग बने हैं ना इसको हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे, उसके सीक्वेंस में ये बेबी मतलब इनका बर्थ हुआ है, ओके, मतलब जो सबसे ज़्यादा लेफ्ट में वो पहले, फिर जो राइट में है वो उसके बाद, इस तरह से, ओके। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर को बता रहा है। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे पता चलेगा हमको, पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू, ओके। वैसे अभी जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, बट फिर भी अभी आज टॉपिक ही निकला है तो हम देख लेते हैं। तो देखिए जैसे कि फीमेल है उसको हम कैसे दिखाते हैं, डबल एक्स से, और मेल को हम दिखाते हैं XY से, ओके। अब समझिए इनमें एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, उस डिसऑर्डर का नाम क्या है, हीमोफीलिया। ये जो हीमोफीलिया डिसऑर्डर है ये केवल X क्रोमोसोम में होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डबल एक्स मतलब जो फीमेल है उसके एक X क्रोमोसोम में क्या है, हीमोफीलिया डिजीज़ है। तो अभी ये किस फॉर्म में रहेगा, रिसेसिव फॉर्म में रहेगा, मतलब ये जो फीमेल है वो उससे ज़्यादा अफेक्ट नहीं रहेगी, हाँ बस उसके जीन में है, बस ये है, मतलब इनके क्रोमोसोम में है ये चीज़ है, लेकिन इससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओके। हीमोफीलिया में होता क्या है, हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है, ओके। जैसे हमको इंजरी होता है तो थोड़ी देर में हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है 1-2 मिनट बाद, है ना, बट जब हीमोफीलिया का प्रॉब्लम होता है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है, ओके। अब इनका मेटिंग होगा, इनके बीच में क्रॉसिंग होगा, तो कैसे जो चिल्ड्रन है वो प्रोड्यूस होंगे, ओके। तो टोटल तो 4 बेबी निकलेंगे, मतलब 4 बेबी होंगे, ये तो हमको पता है, ओके। तो चलिए लिख लेते हैं, क्या होगा, एक XX, तो देखो इस X का इस X से हो रहा है तो एक और ये भी क्या होगी, ये जो फीमेल बेबी होगी ये भी क्या होगी, कैरियर हो जाएगी इस डिजीज़ की, है ना। उसके बाद फिर दूसरा इस X का Y से, तो ये जो बॉय बेबी है ये भी क्या होगा, इसमें भी ये डिजीज़ हो जाएगा, बट ये कैरियर नहीं होगा, ये अफेक्टेड होगा उससे, ओके। देन उसके बाद जो जनरेशन आएगी वो कैसी होगी, मतलब उसके बाद जो उसके सिबलिंग्स आएंगे वो अफेक्टेड नहीं होंगे, ओके। तो देखिए ये वाई, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये जो डिसऑर्डर आया, ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर आया है किसमें आया, 2 लोगों में आया है, एक बेबी मतलब एक गर्ल चाइल्ड और एक बॉय में, ओके। तो जो गर्ल चाइल्ड है उसके केवल एक ही X क्रोमोसोम में ये डिजीज़ है, तो ये इसकी सिर्फ क्या रहेगी, कैरियर रहेगी, जैसे कि उसकी मदर कैरियर थी, है ना, उसकी मदर कैरियर थी, उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था, बस वो कैरियर थी, मतलब वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में उसको पहुंचा सकती थी, ओके। तो उसी तरह से ये फीमेल चाइल्ड के साथ भी हुआ है, ये सिर्फ इसकी कैरियर है, मतलब इस फीमेल चाइल्ड का भी जब बेबी होगा तो उसको भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, स्पेशली कौन सा बेबी, बॉय होगा तो क्यों, क्योंकि बॉय के पास केवल एक X क्रोमोसोम होता है, तो इसलिए ये जो डिजीज़ है ये क्या हो जाएगी, उनमें डोमिनेंट हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे आपको जैसे कि दिख रहा है ये जो बॉय है इसको क्या हो गया, ये डिजीज़ हो गया, ओके। और ये सब डिजीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी पता नहीं चलता है, हाँ ये हो सकता है उसको कोई इंजरी हुआ, फिर ब्लड जो है वो क्लॉट ही नहीं हो रहा है, ब्लड जो है वो फ्लो होते जा रहा है, तब हमको ये सब डिजीज़ का पता चलता है। तो ये जो पेडिग्री एनालिसिस है ये हमको इस चीज़ को बता दे सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, तो जैसे कि आप देखते हो मैरिज के टाइम क्या मिलाते हैं, कुंडली मिलाते हैं। तो अगर बायोलॉजिकली हम इन सब चीज़ों को देखें कि अरे पेरेंट्स में मतलब जिनकी भी मैरिज होने वाली है उनमें कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, तो ये सब प्रॉब्लम तो आएगा ही नहीं इन फ्यूचर,
है ना। तो इसलिए पेडिग्री एनालिसिस का क्या होता है, यूज़ होता है किस चीज़ को बताने के लिए, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को बताने के लिए। ओके, फिर आगे का हम पढ़ लेते हैं क्या बता रहा है इसमें। जस्ट अ मिनट। इन द क्रोमोसोम डीएनए इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये तो हमको पता है कि क्रोमोसोम में डीएनए ही तो क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का कैरियर होता है। डीएनए किसका बना होता है, जीन का बना होता है, और उस जीन में कभी कभी डिजीज भी हो सकती हैं। इट इज़ हेंस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर विदाउट एनी चेंज और ऑल्ट्रेशन। फिर बता रहे कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास आउट होती है बिना किसी चेंज के, क्योंकि डीएनए में लगभग जब तक म्यूटेशन वगैरह नहीं होगा कोई चेंज नहीं होता है, तो वो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में एज इट इज़ पहुँचती है। ये सब चीज़ें हमने पहले ही पढ़ ली हैं इस चैप्टर में। हाउएवर चेंज और अल्ट्रेशन टू टेक्स प्लेस ओकेजनली। और ये जो चेंज और अल्ट्रेशन है डीएनए में, ये कैसे हो सकता है, ओकेजनली हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया म्यूटेशन के थ्रू हो सकता है ना। म्यूटेशन हमने पढ़ लिया है। म्यूटेशन में क्या होता है, रेडिएशंस की वजह से, कुछ भी एक्सटर्नल फैक्टर या इंटरनल फैक्टर की वजह से हमारा जो जेनेटिक मटेरियल लाइक हमारा डीएनए, क्रोमोसोम, जीन, इनके सीक्वेंस में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, इनमें कोई चीज़ डिलीट हो जाती है, इंसर्ट हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, म्यूटेशन कॉज होता है। ओके, इस म्यूटेशन भी अलग अलग टाइप के होते हैं, साइलेंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, है ना। तो वही बता रहा है कि अगर जैसे ओकेजनली कुछ ऐसा हुआ तो उसकी वजह से जेनेटिक में हमारा जो जेनेटिक मटेरियल लाइक हमारा डीएनए, उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। देन क्या बता रहा है, सच एन ऑल्ट्रेशन और चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल इज रिफर्ड टू एज एन म्यूटेशन। सेम वही सी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताया। A number of disorders in human beings have been found to be associated with the inheritance of changed or altered genes or chromosome। तो बता रहे हैं कि ये जो डिसऑर्डर है ह्यूमन बींग्स में, ये कैसे एसोसिएटेड हैं, कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो ये इनहेरिटेंस के थ्रू ही तो जुड़े हुए हैं। क्यों, क्योंकि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो जेनेटिक मटेरियल है वो इनहेरिट होके आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये जुड़े हुए हैं। तो अगर कोई एबनॉर्मल क्रोमोसोम है या कोई ऑल्टर्ड जीन है तो वो क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। दैट्स वाई क्या किया जाता है, पेडिग्री एनालिसिस करवाया जाता है, जिससे कि पता चलता है कि अरे ये मतलब जो ये जिन लोगों के बीच में मेटिंग हो सकता है, जिनका मैरिज हो रहा है, इनको ऐसा प्रॉब्लम है, तो इनका जो ऑफस्प्रिंग है उसमें ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ऐसे प्रोबेबिलिटी है। तो इन सब चीज़ों को पता करने के लिए किसका स्टडी किया जाता है, पेडिग्री एनालिसिस का। तो आपको पता होना चाहिए कि पेडिग्री एनालिसिस का यूज़ किस किस चीज़ों के लिए है। तो सबसे पहले आप बता सकते हो कि जो ये पेडिग्री एनालिसिस है ये किस में यूज़ होता है, यूज़ होता है आपके जेनेटिक डिसऑर्डर को बताने के लिए। तो चलिए मैं पॉइंट वाइज बताती हूँ आपको ये किस लिए यूज़ होता है। किसी भी इंडिविजुअल में कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको बताने के लिए जेनेटिक डिसऑर्डर का यूज़ होता है। ओके, देन सेकंड यूज़ इसका क्या है, ये हमको बताता है कि वो जो डिसऑर्डर है उसका ओरिजिन कब से हुआ है। ठीक है, पहला तो जेनेटिक डिसऑर्डर को बता दिया, दूसरा ओरिजिन ऑफ दिस डिसऑर्डर, इस डिसऑर्डर का ओरिजिन कब से हुआ ये भी हमको पेडिग्री एनालिसिस से पता चलता है। ओके, तीसरा कि रिलेटिव के बीच में मैरिज कैसा रहेगा ये भी हमको इससे पता चल सकता है। रिलेटिव के बीच में मतलब जैसे कि आप देखते हो ना, एक ही कास्ट के लोगों के बीच में क्या होती है, मैरिज होती है। जैसे कि अब राजपूत हैं तो उन लोग का उनके साथ, और भी जो अलग अलग कास्ट है उनका उनके साथ होता है। ठीक है ना, तो ये एक तरह से रिलेटिव ही तो हुए। तो अगर रिलेटिव्स के बीच में मैरिज हो रहा है तो इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो ये चीज़ को ये बताता है। ठीक है, तो ये था आपका किसके बारे में, पेडिग्री एनालिसिस के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हम मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अब आपके इस चैप्टर में बस डिसऑर्डर्स ही बचे हैं जो कि जीन्स के थ्रू, क्रोमोसोम्स के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। ओके, सो टुडेज क्लास इज़ ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।